हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और इसके कुछ लेक्चर्स हमने प्रीवियसली देख लिए हैं जिसमें हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के ऊपर बात की और कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात की कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। उसके अंदर हमने कुछ देशों के एग्जाम्पल लिए थे जिससे कि हमने इसके फीचर्स को अच्छे से समझा। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया हमने, चाइना का एग्जाम्पल लिया, मैक्सिको का लिया, और प्रीवियस क्लास के अंदर तो हमने 3 कंट्रीज़ एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया, इन सब के एग्जाम्पल लेकर के कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझने की कोशिश की जाना। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर जो थे हमारे उसको समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे आज के टॉपिक की, विच इज़ वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, हम बेसिकली समरी कर रहे हैं, अब चाहे इसको आप फीचर बोल लो, चाहे इसको आप डेफिनेशन बोल लो, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, और जितने भी इलेक्टेड रूलर्स हैं वो सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कि जितने भी रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होंगे और इलेक्टेड रूलर्स ही डिसीजन, मेजर डिसीजंस लेंगे। ऐसा डेमोक्रेसी में होता है। फर्स्ट फीचर हमने जो पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पाकिस्तान। दूसरा था कि जो इलेक्शंस हैं वो ऑफर करता है आपकी चॉइस को, जो कि फेयर अपॉर्चुनिटी होती है सभी लोगों के लिए, और यहां पर चांसेस हमेशा बने हुए रहते हैं कि जो करंट रूलर्स हैं दे कैन बी चेंज। ओके, सो यहां पर हमेशा जो इलेक्शंस होते हैं हमेशा एक नई चॉइस आपके सामने रखेंगे एंड एक फेयर अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो लोग करंटली रूलर हैं उनके सामने एक चैलेंज होगा कि वो चेंज हो सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, जिसमें हमने किस किस का एग्जाम्पल लिया था, मैक्सिको का एंड चाइना का, और हमने अच्छे से समझा था कि फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेसी की पहचान है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए थर्ड फीचर, दिस चॉइस, द चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव बनने की बात हो या सैफरेज राइट टू वोट की बात हो, हमेशा ये चॉइस आपके सामने बनी रहती है, हमेशा अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनी रहती है कि यू कैन सर्व द नेशन। अब ऐसे में याद करें वो एग्जाम्पल्स, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, एस्टोनिया का हो या फिजी का हो, उसमें यही चीज़ें तो थी कि सऊदी अरेबिया में विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, एस्टोनिया के अंदर रशियंस के साथ में, और जो फिजी था वहाँ पे इंडियन जो फिजियंस थे उनके साथ में। तो ऐसा यहाँ पर एक सबके पास में चॉइस होता है ना, अपॉर्चुनिटी होती है कि दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इलेक्शंस एंड इवन दे कैन हैव द राइट टू वोट। साथ ही साथ एक और हमने इसका डेफिनेशन या फीचर आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। याद करो जिम्बाब्वे वाला एग्जाम्पल, जब हमने देखा था जो मुगाबे थे, रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर लिया, जबकि डेमोक्रेसी का सोल ये कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा किसी देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे किसका रूल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन किसको सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए, वहाँ के सिटीजन्स को, और हमेशा जो गवर्नमेंट हो सिटीजन्स को उनके राइट्स दे और उन राइट्स की रेस्पेक्ट करे, लॉ की रेस्पेक्ट करे, राइट्स की रेस्पेक्ट करे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिली थी और हमने प्रीवियसली कई सारे एग्जाम्पल्स में इनको सॉर्ट आउट किया, देखा। होपफुली यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। इफ़ यू हैव देन प्लीज़ आस्क। वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। चलिए आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, नए टॉपिक पर, विच इज़ वाई डेमोक्रेसी। अभी हमने हालांकि काफ़ी सारे डेफिनेशंस के थ्रू, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये तो समझ लिया कि अगर डेमोक्रेसी है तो ही आपके पास में एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे आप इजीली रह सकते हो, आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो, आपकी जो डिमांड्स हैं कंट्री को लेकर के, आपकी जो इच्छाएं हैं, डेस्टिनी, डिज़ायर्स, वॉट एवर जो भी आप कहना चाहें, उन सभी का कहीं ना कहीं लिंकेज होता है डेमोक्रेसी से।
तो चाहे चाइना का एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, एस्टोनिया, रशिया या फीजी, कोई भी एग्जाम्पल जो हमने लिए, उन सबसे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा डिक्टेटरशिप भी है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी ही क्यों, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, पूछी गई है कि वाई डेमोक्रेसी इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी ज़रूरी क्यों है और समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, पहले तो क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी समरी भी किया और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस भी किया है, हमेशा डेमोक्रेसी 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 की बात हमने की, यहाँ पर भी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। बट इसको समझने के लिए हमने दो कैटेगरीज बना दी है। पहले तो हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसकी, या वर्च्यूज़ भी कह सकते हो कि वर्च्यूज़ क्या है डेमोक्रेसी के। पहले तो इसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे हम, और फिर इसके अगेंस्ट में, तो हम उसके वर्च्यू एंड वाइसेस दोनों देखेंगे। ठीक है, सो उससे आप ये जज कर पाओगे कि वाई डेमोक्रेसी वी शुड हैव और नॉट। तो करें शुरू, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर ए सेक्शन कहता है कि हम डेमोक्रेसी हो इसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप डेमोक्रेसी को अच्छे से समझते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सामने निकल के आती है वो ये है कि डेमोक्रेसी हर सिचुएशन में लोगों के लिए अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, जबकि शायद दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं होती। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। ठीक है, आप इससे क्वेश्चन भी कर सकते हो और इसके आप जवाब भी मांग सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। पॉइंट अच्छे समझना कि डेमोक्रेसी आपको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिससे कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो और बेहतरीन हो सके। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट बेसिकली एग्जिस्ट करती है, ये होता ही है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं चुने हुए, वो बैठते हैं एक जगह पर जहां पर एक रूलर है और वो डिसीजन ले रहा है किसी भी मुद्दे पर। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार उसके जो डिसीजन होंगे क्योंकि उसने इंडिविजुअल थिंकिंग के हिसाब से लिए हैं तो वो गलत भी हो सकते हैं। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, जो भी पार्लियामेंट में अवेलेबल जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब की सोच को देखा जाता है, उन सब के डिसीजंस, उनकी राय ली जाती है, बेसिकली डिस्कस होता है, डिबेट होता है, देन आफ्टर किसी चीज़ के ऊपर हम जजमेंट देते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो एक बहुत ही रिफाइंड डिसीजंस होंगे जिसके ऊपर पहले डिस्कस हो चुका होगा, डिबेट हो चुकी होगी एंड देन आफ्टर वो चीज़ अप्रूव हो या डिसअप्रूव होगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा मेथड होता है डिसीजन लेने का जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है हमेशा। भाई कई सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स एक जगह बैठेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन आफ्टर उस चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये वाला फॉर्म केवल डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकता है। सोचिए एक बार, अगर डिक्टेटरशिप है तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिक्टेटर किसी की नहीं सुनता। दैट इज वाई ये एक अच्छा फॉर्म ऑफ हमारे पास में कह सकते हैं गवर्नमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे जैसे देश में जहां पे पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ से तो ज़्यादा हो गई है, ऑफिशियली हम बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे 140 करोड़ के आसपास, और अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो लगभग 142 करोड़ के आसपास हो जाएंगे 2021 के जो रिपोर्ट्स इश्यूज होंगी उसमें, या 2022 में। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है कि जितने भी डिफरेंसेज हैं, चाहे वो कल्चरल बेस पर हो, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, या और किसी बेस पर, हमारे जैसे देश में इतनी डाइवर्सिटी जहां पे, उस तरह के देश में कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या रिलीजियस मैनर में हो या लैंग्वेज के बिहाफ पे हो या कल्चर के बिहाफ पे हो, कोई भी बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, कोई भी बेस हो सकता है। तो जहां पर इतने ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लास 10th में एक चैप्टर आप पढ़ेंगे
जिस चैप्टर का बेसिकली नाम है पावर शेयरिंग, उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इन डिफरेंसेस को आप कैसे बहुत अच्छे से डील कर सकते हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में ना आए। सो डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन एक मेथड है जिससे आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे? सभी के पास में आप अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपने अपने लीडर को आप अकॉर्डिंग टू यू चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हर जगह पर होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव कल्चरल डजेंट मैटर कि वो कौन से रिलीजन से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है, वो मेल है फीमेल है, कौन सी लैंग्वेज वो बोलता है। अगर आप उस पर्सन को रिप्रेजेंटेटर बनाना चाहते हो आपके, तो यू हैव राइट कि आप इस तरह के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो और उस व्यक्ति के पास भी राइट होगा। तो जब आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो आपके बारे में नहीं समझ रही है, जान नहीं रही है, या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये भी तो मेथड है आपके पास में कि होने वाले जनरल इलेक्शंस में यू कैन चेंज दैम। तो ऐसे में केवल ये चीज़ें डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि अगर आपको लग रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वो आपको सीरियसली नहीं ले रही है, तो यू कैन चेंज दैम। ओके, सो इस तरह की डिफरेंसेस को डील करने का सबसे बेहतरीन मेथड जो प्रोवाइड किया जाता है वो डेमोक्रेसी में है कि एवरी 5 ईयर यू विल गेट ऑल सच राइट्स, जिसके अंदर आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे इफ़ यू फील कि वो आप लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है या अकाउंटेबल नहीं है। गॉट इट? सो जितने भी डिफरेंसेस हैं, हर एक व्यक्ति को एक बार 5 साल में एक बार मौका मिलेगा, या जो भी उनकी लोकल गवर्नमेंट है उसको भी इंक्लूड कर लें तो 2 या 3 बार मौका मिलेगा कि वो अपने सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सभी डिफरेंसेस को एक बार अलग होकर के हर जगह, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास में 1 वोट 1 राइट। हमने पढ़ा था ना, एक जो थर्ड फीचर था उसमें क्या था, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही था। तो यहां पर चाहे किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, किसी भी कल्चर का फॉलोअर हो, उस व्यक्ति के पास में 5 साल में एक बार तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी कि उसके पास में ये मौका होगा कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज कर दे इफ दे आर नॉट सीरियस अबाउट देम। ओके, सो ये वाला मेथड भी केवल डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है। आ जाइए नेक्स्ट, कि डेमोक्रेसी इनहेंस करती है द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का डिफरेंसेस हैं एंड पीपल आर सफरिंग, अगर उनको लग रहा है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे में उनके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो अपने लीडर को चुन सकते हैं, साथ ही साथ वो खुद भी एक लीडर बन सकते हैं। याद करें नेल्सन मंडेला, वो क्या थे, एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे। उनके साथ में क्या हुआ था, यही तो हुआ था कि उनके पास में भी मौका आया। जब मौका आया तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को लेकर के, अपनी कम्युनिटी के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया। एंड 28 ईयर्स के लंबे स्ट्रगल के अंदर जो उन्होंने एक जेल के अंदर बिताया था, उसके बाद में उन्होंने अपने राइट्स के लिए जो प्रोटेस्ट किया, जो सेक्रीफाइसेस दिए, उसका बेनिफिट ये मिला कि वो प्रेसिडेंट बन गए। साथ ही अपनी जो क्वालिटी है, जो अपनी कंडीशंस है, उसको इंप्रूव करने के लिए दे हैव वर्कड लॉट, उन्होंने बहुत काम किया। डेमोक्रेसी में ही ऐसा कुछ पॉसिबल होता है कि जब हर एक इंसान को उसी लेवल पे देखा जाता है, उसी कैटेगरी, उसी कंडीशंस को उसे दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, जहाँ पे उसकी डिग्निटी, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं मैच करता हो। बात समझें दोबारा से इस पॉइंट को कि डेमोक्रेसी हमेशा इन्हेंस करता है हर एक सिटीजन की डिग्निटी को। डिग्निटी का मतलब आप उसकी गरिमा, आत्मसम्मान से ले सकते हो कि जब उसके पास में मौका दिया जाएगा हर 5 साल में कि आपकी गवर्नमेंट है, आपको चूज करनी है, जब ये अथॉरिटी आप किसी को दे देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिग्निटी है, उसका रेस्पेक्ट जो है वो कहीं पीक पर होता है। ठीक है, सो केवल ही कहाँ पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में, और कहीं भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोबारा समझें शॉर्ट में कि डेमोक्रेसी हमेशा जो सिटीजन है इसके, उनको चाहे फंडामेंटल राइट्स देने हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ देनी हो, उन सभी के थ्रू वहाँ के लोगों की डिग्निटी को इन्हेंस करने की कोशिश करता है। और कहीं पर तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आपको रिटन फॉर्म में दिए गए हों, बट यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जस्ट बिकॉज ये हमेशा, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ये आपको एक ऐसा मौका देती है कि अपनी मिस्टेक्स को आप रिकरेक्ट कर सकते हो। आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट चुन ली जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं है, मैं बार बार वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा कि अगर आपके साथ कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपने कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जो आपके लिए सीरियस नहीं है, आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम उसको आप हटा सकते हो। इवन आप उसको पहले भी हटा सकते हो, वो अलग बात है कि रिप्रेजेंटेटिव उनको हटाएंगे,
लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली अगले इलेक्शंस में आप हटा सकोगे, ठीक है। सो देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट हटाना है तो गवर्नमेंट को तो कैसे हटा सकते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ में, ठीक है। वो आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे जब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को उसके टाइम ड्यूरेशन पूरा होने से पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी को हटाना हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जाएगा। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव को हटाना है आपको और इंडिविजुअली हम बात करें तो ऐसे में हर 5 साल में इलेक्शंस हो ही रहे। अगर आपने गलती से किसी ऐसे पर्सन को चुन लिया जो शायद सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, तो यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक, ठीक है। कि आपकी जो मिस्टेक आपसे हुई है एक बार, उसको आप करेक्ट कर सकते हो थ्रू सच थिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो खैर कोई मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, बट हाँ कि डेमोक्रेसी को जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन सभी में, वी आर नॉट सेइंग दिस, योर बुक इज नॉट सेइंग दिस, जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं और जितने भी एनालिस्ट हैं, ऑल सच हैज़ गिवन यही राइट कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि इसमें हालांकि हो सकता है टाइम ज़्यादा लगता हो, बट नो डाउट लोगों के लिए तो सबसे बेहतरीन यही होती है। हमने फर्स्ट डेफिनेशन भी देखी थी, इवन उस डेफिनेशन के अंदर तो आप जानते ही हो अब्राहम लिंकन ने क्लियरली कहा था कि इस टाइप की गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के द्वारा है, ठीक है। सो ये याद रखें आप। आ जाइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। देखिए अभी हमने सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बोली है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन नो डाउट हर एक चीज़ के अंदर कमी और अच्छाई दोनों एक साथ पैरेलल चलती हैं। तो डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियां हैं। अब वो क्या कमियां हैं उनको वन बाय वन हम देखते जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती इन कमियों को पढ़ने के बाद में। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट में, कुछ कमियां हैं जो डिनोट की जा रही हैं यहाँ पे। द फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि जो लीडर्स हैं डेमोक्रेसी में वो बार बार चेंज होते हैं, जिससे कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। और भारत जैसे इतना बड़ा देश है जहाँ पे आप सोचो कि 5 साल में जो गवर्नमेंट आएगी वो सब कुछ कर लेगी, वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर हम 5 साल ही तो देते हैं, 5 साल में हम लीडर्स को बार बार बदलते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और वो अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर भी आना चाहती होती है तो कहीं ना कहीं रुक जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर बार बार डेमोक्रेसी में लीडर चेंज होते हैं, हर इलेक्शन के अंदर लीडर बदल जाते हैं, जिससे कि पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये इसकी एक कमी है। आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पर कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। हर कोई चाहता है कि मेरे पास में पावर आए, हर कोई इस बात को लेकर के अश्योर होना चाहता है कि जब भी इलेक्शंस हो तो मैं जीत जाऊं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पावर प्ले है, सभी लोग पावर में आने की होड़ में हैं, ये एक कंपटीशन है। आप जानते होंगे ना, देखो वैसे अगर इसको देखा जाए पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में वो पर्सन आता है जो जनता की सेवा करना चाहता है, ऐसे ही तो सुनते हैं हम। लेकिन आप जानते होंगे ना कि जब भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा मेला निकलता है, रैलियाँ निकलती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, बैंड बाजा भी बज जाता है कई बार तो क्या ये इसलिए है कि वो अब जनता की सेवा करने के लिए इतने आतुर हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि ये एक कंपटीशन है, और ये कंपटीशन किसका है? पावर का, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में हमेशा ये देखा जाता है कि एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें कोई पर्सन जीतेगा और कोई हारेगा, और जो जीतेगा उसको पावर मिलेगी और जो हार जाएगा उससे पावर छीन जाएगी। दैट्स क्वाइट सिंपल। और यहाँ पे मॉरलिटी का कोई भी स्कोप देखने को नहीं मिलता। क्या नैतिकता है आपकी, क्या नहीं है, जो होता है ना मॉरल वैल्यूज जो होती हैं, उन सब का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है डेमोक्रेसी में। जो जीत गया वो राजा है एक तरीके से। दैट्स क्वाइट सिंपल। आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर। So many people have to be consulted in a democracy that is led to delay। यहाँ पर इसने कहा कि अभी जैसे मैंने बताया था ना वहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रोसेस वो बहुत अच्छी होती है इसमें, उसमें एक कमी भी है। देखो एक तो एक व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन ले सकता है, वो बात गलत मतलब पॉसिबल है कि वो सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ करके डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन आफ्टर उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर कंसल्ट आप कर रहे हो इतने लोगों से तो ऑब्वियसली आपको डिले तो होना ही होना है, डिले होगा ही होगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है
वो काफ़ी डिले हो जाता है, डिसीजंस काफ़ी डिले हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जो स्टेप जल्दी लेने होते हैं हमें उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में हमें कंसल्ट करना है, सो दैट वो जो स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी डिले हो जाते हैं। क्लियर है बात? आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। जो इलेक्टेड लीडर्स है डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड टू बैड डिसीजंस। एक बार आप सोचिए, आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है नो डाउट वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, बट क्या वो रिप्रेजेंटेटिव 5 साल में लगातार आपके साथ कांटेक्ट में रहता है? नहीं रहता। वो या तो इलेक्शंस के पहले या वापस से दूसरे इलेक्शंस आने वाले होते हैं तब आपके पास में आता है। ऐसे में जो लीडर एक बार इलेक्टेड हो गया या वो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गया, वो आपके साथ में बार बार कांटेक्ट में नहीं है, तो वो जनता को चाहिए क्या इस बात से अनभिज्ञ होता है, अननोन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो इलेक्टेड लीडर्स कहीं ना कहीं आपकी बेसिक नीड्स, आपको जरूरत किन चीजों की है, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा चीज अच्छी है, इस बात से अनअवेयर होते हैं। इसी कारण से कई बार वो गलत डिसीजंस भी ले जाते हैं। सोचिए, वो आपके लिए इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री में, मान लेते हैं एक बार, लेकिन आपके पास में खाने के लिए नहीं है। ऐसी कंडीशन जहां पे हमें फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमें मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कई बार डिसीजन ऐसे भी गलत हो जाते हैं क्योंकि वो आपको नहीं जानते। ठीक है, होपफुली इन पॉइंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहां पर हम बात कर रहे थे, यहां पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो, हमने डिस्कस क्या किया था, हमने देखा था कि कैसे डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज होती हैं, उनको एक बहुत लंबा टाइम लगता है। पार्लियामेंट में बैठते हैं, उसके बाद में डिस्कस किया जाता है बहुत लोगों के साथ में, और अलग अलग लेवल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी 3 कैटेगरीज, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। बहुत लंबी प्रोसेस होती है। यहां पर पावर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेयर होती है डेमोक्रेसी में, तो ऐसे में काफ़ी सारी चेन्स बन जाती हैं। तो एक अगर करप्ट है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उसके आने वाले जितने भी नेक्स्ट चेन्स हैं वो सारी करप्ट होंगी। तो डेमोक्रेसी में करप्शन को ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा मिलता है, इंस्टेड ऑफ अगर कोई दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपन बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन ज़्यादा होता है, ये भी यहां पर बताया गया। और ज़्यादा कब देखने को मिलता है? जब इलेक्शंस होते हैं। आप जानते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेसी में। अभी मैंने ऊपर बताया था सारा का सारा गेम पावर का है। तो यहां पर जब इलेक्शंस होते हैं तो इस दौरान एक्चुअल में करप्शन देखने को मिलता है। कैसे कैसे? आप ऐसे इसका अंदाजा लगा लो कि कई बार क्या होगा, जब आपको वोट, आप एक्चुअल में भी प्रैक्टिकल फील करेंगे, जब इलेक्शंस आएंगे तो वोटों को खरीदा जाता है। अब उसको खरीदने के लिए अलग अलग हो सकता है, चीजें दी जाए, ब्राइब दी जाए, तो यहां पे करप्शन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड इलेक्शन कंपटीशन। ओके, सो ये फॉर्म था, ये हमने एक एग्जांपल देखा। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यहां पर ये दिखाया गया, ये बताया गया, हमारे यहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। हमारे यहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ पीपल। अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है? पहली चीज तो 24% के आसपास तो इलिटरेट हैं। उनके अलावा जितने भी लोगों की बात करें हम, उनको यही नहीं पता है कि नेशन के लिए क्या सही है और क्या गलत, और कई बार वो इस चीज को लेकर के सीरियस भी नहीं होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो नहीं जानते कि व्हाट स्टेप दे आर टेकिंग एंड क्या वो हम उनके लिए अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये चीज डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है कि नहीं है। वॉट एवर स्टेप दे टेक, यहां पर कंडीशन आती है कि वो हर बार सही नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इन चीजों में, ऐसी कंडीशन में ऑल सच पीपल आर अनअवेयर अबाउट गुड थिंग्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो इन्हीं के पास में है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज तो इन्हीं को ही करना है। सो दैट द कंडीशन इज कि मैक्सिमम जो लोग हैं, ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है और वो किसी को भी वोट दे देते हैं। ऐसे में जो कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए वो भी कई बार जीत जाता है। ये वो कंडीशन है बेटा जी, जो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं वीक बनाती हैं और डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट क्रिएट करती हैं अमंग द पीपल। हमने दोनों चीजें देखी। हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीजें पॉजिटिव है और क्या चीजें उसके अगेंस्ट में है। यहां पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये होगा आपका बी। ओके, दैट वुड बी बी।
ए में तो हमने डिस्कस किया था अबाउट कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, डेमोक्रेसी की क्या वर्च्यूज हैं, एंड वी हैव इवन डिस्कस्ड अबाउट द वाइसेस अबाउट डेमोक्रेसी। तो वाइसेस भी देख लिया, उसके वर्च्यूज भी देख लिया, बट अल्टीमेटली एक चीज हमें समझ में आती है कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये तो था हमारा एक और लेक्चर अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, और इसके आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेमोक्रेसी की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में से बनेंगे। आपसे कोई भी केस स्टडी पूछ लेगा, पाकिस्तान की पूछ सकता है, मैक्सिको की पूछ सकता है, एस्टोनिया की पूछ सकता है, फिजी की पूछ सकता है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया की पूछ सकता है और चाइना की पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सपोर्ट और उसके अगेंस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट भी देने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अलग अलग बेसिस पे क्या होगी। तब तक बाय बाय।